ओके। तो प्रीवियस जो अपना लेक्चर था जिसमें एक पूरा डिस्कशन हमने किया रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज उसी बात को हम थोड़ा और आगे कैरी करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और कंसेप्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। जस्ट एक छोटे से रिवीजन के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ तो किसी गिवन सिचुएशन में अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लिखना चाहता हूँ IG, so it can be written as gravitational force divided by mass. Correct है? We know that it will be a vector quantity and directed towards the center of the body. और किसी गिवन सिचुएशन में अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ VG, तो इसके दो तरीके मैंने आपको बताए। या तो आप एक सिंपल अप्रोच में लिखें वर्क अपॉन मास, या एक और अप्रोच मैंने आपको बताया यहाँ पे जहाँ पे आप लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, अपॉन मास। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटीज की अपनी डिस्क्रिप्शंस हैं। हमने इन पर्टिकुलर 4 टाइप्स ऑफ बॉडीज के ऊपर बात की। एक था हमारा पॉइंट मास, ठीक है, यू मे रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर टू सी ऑल दीज डेटा, ऑल दीज फॉर्मुलीज। दूसरा जो था वो था हॉलो स्फीयर। तीसरी जो कंडीशन हमने लगाई थी वो थी सॉलिड स्फीयर। और फोर्थ जो ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया वो था रिंग। तो इन सब के लिए एक अलग अलग सिचुएशन हमने बना दी और अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू राइट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये बहुत जनरलाइज फॉर्मूले हैं। तो हमने रिंग के लिए, स्फीयर्स के लिए या पॉइंट मास के लिए जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया, ग्राफ उसका डिस्कस किया। वो सब कुछ याद है आपको? कीप ऑल दोज कंडीशंस एंड फॉर्मुलेज इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट कि जब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मिस ना कर बैठे और बराबर करेक्ट फॉर्मूली हम अप्लाई कर पाए। बिफोर वी मूव ऑन, मैं एक छोटी सी कंडीशन और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ या और आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंड दैट कंडीशन इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल है ये, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। अब ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज तो हमें मिल रही हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एक चीज मिल गई हमें और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमें मिल गया। सो हाउ एग्जैक्टली दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है, ध्यान से देखिए। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी IG कैन नाउ रिटन एज माइनस ऑफ dV मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dV by dr, ये डिस्टेंस है। ओके तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है। अब इस बात को एक रिवर्स तरीके से भी पूछा जा सकता है। आप हमसे ये सवाल करेंगे ना कि डीवी कितना है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो इंटेंसिटी ऑब्टेन करने के लिए हमने पोटेंशियल को क्या किया? मैथमेटिकली डिफरेंशिएट, है ना। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टू ऑब्टेन इंटेंसिटी वी डिड अ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल। तो अब बताएं, अगर मुझे पोटेंशियल ऑब्टेन करना है तो मैं इंटेंसिटी के साथ क्या करूं? वेरी गुड, इंटीग्रेशन कर, नथिंग एल्स। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। यहाँ मैंने इंटीग्रेशन किया फॉर द टू डिफरेंट लिमिट्स कि भाई 0 से लेके कुछ और या इन्फिनिटी से लेके कुछ और, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ x1 से लेके x2, y1 से लेके y2, एंड अकॉर्डिंगली इट्स योर चॉइस। तो फंडामेंटली हमें एक बात समझ आती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिस्टेंस के रेट पर अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी नेगेटिव में, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को आप डिस्टेंस के बिट्स पर या डिस्टेंस के रेट पर इंटीग्रेट करते हो तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। अब कई बार प्रॉब्लम डिजाइन करते वक्त क्या होता है
कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में दिया जाता है। ओके, तो उस वक्त ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसे लिखी जाएगी? तो ध्यान से देखिए, मल्टीपल डायमेंशंस के हिसाब से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऐसी लिखी जाएगी, माइनस, इसे कुछ ऐसे पढ़ेंगे, गौर से सुनिए, डेबा वी बाई डेबा एक्स। इसको डेबा पढ़ते हैं, डेबा मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, पूरे पोटेंशियल का सिर्फ एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इसे। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ आई कैप आ जाएगा, प्लस डेबा पोटेंशियल वी बाई डेबा वाई, ठीक है, जे कैप, प्लस डेबा वी बाई डेबा जेड के कैप। सो इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये मीनिंग है, पार्शियल का मतलब हमने हिस्सों में डिफरेंशिएट किया, ओके, एक्स में, वाई में, जेड में, और इसे डिफरेंशिएशन ही कहा जाता है। इसको डिफरेंशिएशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, सिर्फ पार्शियल पार्ट, मतलब यहाँ सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ सिर्फ वाई को और यहाँ सिर्फ जेड को। इफ आई आस्क यू के ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप सब फौरन समझ जाएंगे। क्या आना चाहिए, अब आप ही बता दीजिए। डेबा वी बाई डेबा एक्स, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस वेक्टर हम सबने पढ़ा है, डेबा वी बाई डेबा वाई, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और फाइनली डेबा वी बाई डेबा जेड, यानी कि जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जो तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हमको मिलेंगे, हम उनका स्क्वायर एडिशन कर लेंगे स्क्वायर रूट के हिसाब से, तो हमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिल सकता है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, पर्टिकुलरली नीट में अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाना है या जेई में कोई मॉडरेट क्वेश्चन बनाना है, तो इस तरीके के कंडीशंस यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करेंगे, बट यहाँ इस स्टेज पर मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को रिकॉल करें या इस बात को थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज करें कि हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो आंसर है नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव भूलना नहीं है, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिस्टेंस के रेट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मिलेगा। ये डिफरेंशिएशन हम पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई और पार्शियल जेड लेवल पर भी कर सकते हैं, और चूंकि तीन अलग अलग कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको इंटेंसिटी दी जाती है तो पोटेंशियल आप कैसे ऑब्टेन करोगे, तो आंसर है गिवन इंटेंसिटी को डिस्टेंस के रेट पर आप इंटीग्रेट करोगे। ऑफ कोर्स माइनस तो कैरी होने वाला है, ये माइनस उधर चला जाएगा इफ यू टेक इट on the other side. So differentiation of potential will give us intensity and integration of intensity will give us potential. याद रख पाओगे आप ये बात? यस, यस सर। बाकी ये सारी जनरल कंडीशंस हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चंस के साथ। बड़े ही सिंपल एग्जांपल्स मैं लेता हूं। पहले मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस कुछ बना के आपके सामने रखता हूं, मॉड्यूल में से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग मासेस हैं। वन ऑफ द मास इज ऑफ 16 किलोग्राम लेट्स से, और कुछ सेपरेशन पर एक दूसरा मास है, लेट्स से कि जो दूसरा मास है दैट इज ऑफ 36 किलोग्राम, एंड लेट्स से कि दे आर बीइंग कंप्लीटली सेपरेटेड बाय अ गैप ऑफ 4 मीटर। अब हमें एक ऐसी लोकेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, जहां पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होनी चाहिए 0, ठीक है। फाइंड पोजीशन एट विच, फाइंड पोजीशन एट विच ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी कि IG होना चाहिए 0। हालांकि एक पूरा लोकस हमको ऐसा मिल सकता है, लेकिन हमको सिर्फ एक जनरल पोजीशन पता करनी है। मैं बड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, विच इज बिटवीन द टू मासेस। ओके, इन दोनों के बीच में कहीं हमें एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 हो जाए। देखो, इंटेंसिटी 0 होने का क्या मतलब है, इस बात को जरा गहराई से समझिए। इनफैक्ट कोई भी चीज, वेक्टर क्वांटिटी जब 0 होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी एक ही बात पर डिपेंड करती है, इक्वल एंड अपोजिट।
कोई भी दो ऐसी चीजें जो कैसी हों, टू इंटेंसिटीज मतलब जो कैसी हैं, इक्वल हैं, और कैसी हैं, अपोजिट। तो जाहिर बात है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। अब मान लेते हैं कि यहां कहीं मुझे एक पोजीशन मिल रही है, यहां पर इस जगह पर मैं ये कह रहा हूं, जो कि एक मास से एक्स डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे मास से 4 माइनस एक्स। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 हो गई है। तो सिंपल बात है, देखो इस पॉइंट पर अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिफाइन करता हूं 16 किलोग्राम वाले मास की वजह से, तो वो इस तरफ आएगी, ऐसी आएगी। क्या कहते हो I1? यस सर। और दूसरे मास की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कुछ इस तरफ आएगी, कुछ ऐसी, I2। क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां से इस मास की इंटेंसिटी ऐसी डायरेक्टेड होगी इसकी तरफ, और इस मास की इंटेंसिटी इसकी तरफ डायरेक्ट होगी। अब ये अपोजिट है, अगर ये इक्वल भी हो गए तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। और अगर एक दूसरे को आपस में कैंसल आउट कर देते हैं तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से क्लेम किया जाएगा, फॉर नेट IG टू बी इक्वल टू 0, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। करेक्ट है ना, अपोजिट तो वो नजर आ रहे हैं। अब मुझे बताइए पॉइंट मास के लिए हम IG लिखते कैसे हैं? ठीक है, फॉर्मूले करेक्ट रिकॉल करने पड़ेंगे आप। GM/R। वेरी गुड, वेरी गुड। हो जाएगा G, पहला मास मैं क्लेम करता हूं M1 और उसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस मैं बोलता हूं R1, जबकि दूसरे मास के लिए मुझे लिखना चाहिए GM2 डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव डिस्टेंस R2। एक स्टेप में और आगे बढ़ाता हूं, G इसकी वैल्यू है 16, सॉरी R1 का स्क्वायर और यहाँ R2 का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, इट्स ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब बताइए R1 मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे इस पॉइंट के रेफरेंस में? X। ये होना चाहिए x का स्क्वायर, ऑन द अदर साइड ये होना चाहिए G इंटू 36 डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। बस थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना है, ये G और ये G कट गया, आप इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट करिए, सो दिस विल वर्क आउट एज 4/x इज इक्वल टू 36 के हिसाब से 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, तो स्क्वायर रूट कर दिया मैंने सबका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो दिस विल बिकम 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x, therefore 6x 4x ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू 16, और फाइनली हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 16/10, राइट, 1.6 मीटर। तो हमारे इस 16 किलोग्राम के मास से 1.6 मीटर पे आप जाएंगे तो आपको इस मास की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और दूसरे वाले मास की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट मिल जाएगी, और वो आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसल आउट कर देंगे। नेट वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ओके विद दिस? यस सर। अब ये जो पॉइंट है ना, इसकी बड़ी अहमियत है, इस पॉइंट के बारे में आप सोचें, ये जो पॉइंट हमको यहां मिला, इसके बारे में हमारा क्लेम ये रहेगा कि यहाँ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई। लेकिन एक बात समझिए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का सबसे जनरल फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय मास। जनरल फॉर्मूला है ये, एकदम जनरल फॉर्मूला। तो सोचिए अगर खुद इंटेंसिटी ही 0 हो गई तो उस जगह पर अगर कोई दूसरा मास में रख भी दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी ही 0 हो गई, वेरी गुड, इंटेंसिटी ही 0 हो गई और इस जगह पर मैं कोई दूसरा मास ला के रख भी दूं, कितने भी किलो का, 5 10 20 100 कितने भी किलो का मास रख दूं, क्योंकि इंटेंसिटी ही 0 है तो मास से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा ही नहीं होगा, फोर्स भी 0 आ जाएगा। तो एक फंडामेंटल पॉइंट हमको क्या समझ में आया, अगर इंटेंसिटी 0 है तो फोर्स भी 0 हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अब आपके सामने मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रख रहा हूं, मॉड्यूल में से ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 67। इसका बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, बट आई फाइंड लॉजिकली सॉल्व करोगे तो काफी अच्छा होगा।
बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका मैथमेटिकल बेसिस पर। मैथमेटिकली में भी अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊं और करंट स्पीड से चलूं तो हो सकता है मुझे 15 से 20 मिनट लगे सॉल्यूशन बनाने। लेकिन मैं एक लॉजिक से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। ओके, मास m ले लो, रेडियस r ले लो, और उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाल के बताओ कितनी होगी। ओके, हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है, हाफ अ स्फीयर, पूरा स्फीयर नहीं लेना। जैसे देखो एक डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये इसका बेस हो गया और ये ऐसा हेमीस्फीयर, समझ में आया? Yes. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके सेंटर पर, यानी कि यहां पर हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है, इधर एट दिस पॉइंट। अब इसका वाकई अगर मैं मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करूं तो आई मे हैव अ वेरी वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल विथ यू। एक लंबा चौड़ा सॉल्यूशन मुझे यहाँ इसके लिए बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, वेक्टर कैलकुलेशंस पूरे करने पड़ेंगे, बट वी कैन थिंक ऑन इट एंड गेट अ सिंप्लीफाइड आंसर। हम इस पर थोड़ा सोच सकते हैं और एक सिंप्लीफाइड आंसर बना सकते हैं। कैसे? इमेजिन करो कि मैंने एक और स्फीयर यहां पे जोड़ लिया नीचे, मतलब एक और हेमीस्फीयर यहां पे जोड़ लिया, इमेजिन करो, और इसको पूरा स्फीयर बना दिया, इमेजिन करो। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 जीरो। 0. जीरो होती है, करेक्ट है ना? Yes. यस सर। अब जीरो कैसी हुई होगी सोचो तो आधे स्फीयर की इंटेंसिटी और बचे हुए रिमेनिंग हाफ आधे स्फीयर की इंटेंसिटी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देनी चाहिए, तभी तो जीरो होगी। कोई भी चीज जीरो कब होती है, मैंने अभी तो बताया, इक्वल और अपोजिट। तो अगर इस स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आधा हेमीस्फीयर है इसकी इंटेंसिटी को रिमेनिंग आधे स्फीयर की इंटेंसिटी ने कैंसल किया होगा, तभी तो जीरो है, बराबर? यस सर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस आधे स्फीयर की इंटेंसिटी gm डिवाइडेड बाय 2r² हो सकती है, इस आधे स्फीयर की इंटेंसिटी gm डिवाइडेड बाय 2r हो सकती है। हो सकता है कि इस ऊपर वाले स्फीयर की इंटेंसिटी ऐसे, या नीचे वाले स्फीयर की इंटेंसिटी कह लो ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और ये ऊपर वाले की ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, या उल्टा पुल्टा जो भी हो, और आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर गई हो। ये सर नो, तभी तो जीरो हुआ होगा, अदरवाइज तो हाँ जीरो सर। नहीं। Yes, sir. लेकिन करंट क्वेश्चन में क्या हमारे पास ये नीचे का स्फीयर मौजूद है? नहीं. नहीं। तो करंट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ आधा स्फीयर मौजूद है। अब आधे स्फीयर की इंटेंसिटी तो जीरो नहीं होगी, हाँ सर। यस सर। आधे की तो जीरो नहीं होगी। तो अब लॉजिकली सोच के बताओ आधे की कितनी होगी? gm/2 Divided by 2. फिनिश, डन, gm/2r², हाफ कर दिया उसका। समझ आई ना बात? अगर ये पूरा स्फीयर होता, वैसे भी अगर मैं सोचने लग जाऊं यार ये पूरा है, तो ऐसे ही होगा ना, gm/r² बाई 2। 2 क्यों आ रहा है ये भी समझ में आ रहा है, आधा है, हाफ है। यस सर। Yes, sir. एक लॉजिक से मैंने उसको सॉल्व करवाया कि भाई बचा हुआ आधा भी इमेजिन कर लो, और फिर ये फैक्ट तो हमको पता है कि विद इन द हॉलो स्फीयर द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज सपोज्ड टू बी जीरो। जीरो कब होगी? जब वो कैंसिल होगी। कैंसिल होने का मतलब है कि इक्वल और अपोजिट वैल्यूज होंगी। तो एक फुल स्फीयर के हिसाब से gm/r² होता है, तो आधे स्फीयर के हिसाब से gm/2r² हो जाएगा।
दूसरे आधे के लिए gm/2r² हो जाएगा। दोनों इक्वल अपोजिट निकलेंगी, और जब दोनों इक्वल अपोजिट निकलेंगी तो कैंसल आउट हो जाएंगी, काम खत्म। तो सिर्फ आधे का पूछा जाए तो ये आंसर हम क्लेम कर सकते हैं, है ना मजेदार? Yes, sir. ओके। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं मॉड्यूल के बिल्कुल प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां से ले रहा हूं, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वहां से ले रहा हूं। लाइक दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना। Infinite number of masses each of 3 kilogram are placed along a straight line. Infinite masses, ये बात याद है? माइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ masses, ये बात याद रखें आप। ओके, इनफाइनाइट मींस देयर इज नो काउंट एट ऑल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद masses रखते ही जा रहे हैं, और हर एक जो मास है वो 3 किलोग्राम का है। तो मान लेते हैं कि इस तरीके की एक एक्सियल लोकेशन है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस कह लो, वाई एक्सिस कह लो, यहां तो कुछ बोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन बता दिया इसने, ठीक है। ये 0 है, 0 पोजीशन है। उसके बाद इस पर पोजीशंस स्पेसिफाई की गई हैं, 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए 4 मीटर, फिर एकदम ही आगे बढ़ गए 8 मीटर, और ऐसा करते करते हम कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। और हर एक पोजीशन पर हमने एक एक मास रखना है, एंड ईच ऑफ देम इज ऑफ 3 किलोग्राम। जरा समझना बात को, ओके। अब इन सभी मासेस की वजह से हमें यह पता करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा एट द ओरिजिन, एट O, 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? ओके, काफी मजेदार सवाल है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और हर एक मास की वैल्यू वैसे भी निगेटिव ही आएगी। तो एक पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, बता सकते हो बेटा? यस, माइनस जी, उसका जो भी मास होगा m डिवाइडेड बाय जो भी उसका डिस्टेंस होगा r। तो अब ये मास तो सबके लिए 3-3 किलो 3-3 किलो 3-3 किलो है, डिस्टेंस बदल रहा है 1 2 4 8। क्या ये सारे ऐसे इंफिनिटी तक के सारे मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको ऐड करनी पड़ेगी? क्योंकि क्वांटिटी तो स्केलर है ना। तो इन सभी के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस में, एक साथ मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, 3g डिवाइडेड बाई 1 प्लस, फिर एक बार 3g डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फिर एक बार 3g डिवाइडेड बाई 4 प्लस, फिर एक बार 3g डिवाइडेड बाई 8, और आगे बढ़ता हूं तो 3g डिवाइडेड बाई मेरा ख्याल से 16 आना चाहिए, और ऐसा करते 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 कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है, समझा? m माने 3, ये g, और ये डिस्टेंस पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 8, अगला, और ये सब माइनस 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 है, मैंने माइनस एक ही साथ इसका कॉमन ले लिया, एक ही साथ मैंने माइनस का उसका कॉमन ले लिया। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो ये सब ऐड होने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि इसमें से अगर हमने 3g फैक्टर को कॉमन ले लिया तो ये माइनस 3g हो गया, आपको मिला 1/1 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस so on till you write the last term of infinity, पता नहीं कहां तक। तो अब इससे हम फाइनल आंसर कैसे निकालें, ये ऑप्शन गिवन है हमको, हाउ डू वी गेट द फाइनल आंसर? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन हमको यहां मिलती है कि ये जो ब्रैकेट हमें मिला है ये एक किस्म की सीरीज है। मैथ्स में अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें आप दो तरीके के प्रोग्रेसिव सीरीज पर बात करोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी, है ना। मैथ्स में हो सकता है आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा भी होगा, 10th में या 11th में भी अभी शुरू हो गया होगा। इसको ध्यान से देखिए तो इसके किसी भी दो टर्म, कंसेक्यूटिव दो टर्म, आजू बाजू के दो टर्म का रेशियो कॉमन है। देखो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/1 करो तो हाफ आएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 करोगे तो भी हाफ आएगा,
1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 करोगे तो भी हाफ आएगा, मतलब इनका कॉमन रेशो है। तो ये जो पूरी सीरीज यहां बन रही है प्रोग्रेसिव, ठीक है, ये पूरी सीरीज इसे जीपी कहा जाएगा, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस तरीके की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इंफिनिटी तक चलती है उसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। ठीक है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके हम ये इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, एस ऑफ इनफाइनाइट। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अब बताइए मुझे पहला टर्म क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1 by 1. 1, ओनली 1/1 इज 1 ना बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर पर मैं थोड़ी बात करता हूं, यहाँ आर कॉमन रेशियो है, जैसे तुमने यहां लिखा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन रेशियो ले लो, इसको सॉल्व करो तो देखो आंसर हाफ आ जाएगा। ये 2 ऊपर गया 4 नीचे गया, कैंसिलेशन हुआ, आंसर हाफ आया, मतलब कॉमन रेशियो हाफ है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया हाफ, और अगर मैं इसे पूरा सॉल्व कर लूं तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा 2। करेक्ट है? ओके, 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ बच गया 2। ओके, यहाँ Yes, sir. Yes, sir. पता चला कि इस पूरी ब्रैकेट का सम, इस पूरे ब्रैकेट का जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है उसका सम कितना है? 2. और ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, यहां मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ये मैथ्स में पढ़ने आ जाएगा आपको। तो इस पूरे ब्रैकेट को हटाइए और इसकी जगह 2 लिखिए, खत्म। हटाइए उस पूरे ब्रैकेट को, VG इज इक्वल टू -3G, और पूरा ब्रैकेट हटा करके उसकी जगह 2 लिखिए, आपका आंसर मिला आपको माइनस। Minus. ऑप्शन ये हो गया आपका ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों में थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल कम। यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाता हूं। देखिए आप लोग कितनी चालाकी से करते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बजाय मैं आपसे कहूंगा कि सेम क्वेश्चन में आप ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालो। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, सेम वैल्यूज। ओके, तैयार है? यस। Yes, sir. So this is what the line, ये लाइन है अपनी। Of course this is supposed to go to infinity. We'll start with 0, फिर हमारे पास कहीं 1 पॉइंट होगा, 2 मार्किंग होगी, 4 मार्किंग होगी, एकदम से 8 मार्किंग होगी, और ऐसे करते करते 16 मार्किंग होगी। हर एक पॉसिबल मार्किंग पर हमको एक एक मास रखना है, एंड इन ऑल केसेस दीज masses आर ऑफ 3 किलोग्राम। Now we are interested to determine gravitational intensity of such a system. Okay, do it very carefully. सबसे पहले तो देखो, इस मास की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अगर मैं आपसे कहूं तो वो सेंटर की तरफ ऐसे डायरेक्ट होगी, मतलब सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा ना तो मास की तरफ ऐसे डायरेक्ट होगी, दूसरे मास के लिए भी ऐसी डायरेक्ट होगी, तीसरे मास के लिए भी ऐसी डायरेक्ट होगी, चौथे मास के लिए भी ऐसी डायरेक्ट होगी, टुवर्ड्स द मास ना। तो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इन ऑल द मासेस इज डायरेक्टेड सिमिलर इन द सेम डायरेक्शन, तो सारे के सारे ऐड होने चाहिए। करेक्ट है? ईच वन ऑफ देम शुड बी एडेड, yes or no? Yes, sir. However, for each one of them the distance is different, डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सबकी सेम ही होगी, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास, यहां तक कि इन्फिनिटी वाले का भी टुवर्ड्स द मास ही होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो मुझे बताइए कि एक सिंगल मास अगर मेरे पास है तो मैं उसके लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखता हूं? gm divided by R square. r square. But here I have many of them, and for all of them the gravitational intensity is directed along the same line in the same direction. तो नेट वैल्यू अगर मैं यहां क्लेम करता हूं IG का, तो ध्यान से देखिए, 3G डिवाइडेड बाय
if I'm not wrong, 1 का स्क्वायर प्लस 3g डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3g डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3g डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, और ऐसा मैं पता नहीं कितने टर्म्स तक पहुंचूं ताकि मुझे इंफिनिटी तक की वैल्यूज अवेलेबल हो जाए। अब इन सब में आप देखोगे कि एक चीज कॉमन आ रही है, 3G. 3G. For the first mass, I have the answer 1 by 1. Then I have the answer 1 by 4. Then I have the answer 1 by 16. Then I have the answer 1 by 64, and so on, so on, so on, so on, so on, till I reach the term of infinity. 1 by infinity actually. अब यहां भी मुझे एक ब्रैकेट मिला, आप नोटिस करें इस ब्रैकेट को। इसमें भी अगर आप पहला दूसरा टर्म रेशो चेक करें, दूसरा तीसरा टर्म रेशो चेक करें, चौथा तीसरा टर्म रेशो चेक करें, सभी में आपको एक कॉमन रेशो मिलेगा। किसी को भी चेक करें आप। 1/4. 1 by 64 डिवाइडेड बाय, उससे पहले कौन था 1 by 16। ठीक है, आजू बाजू के टर्म्स का रेशो लेना, कोई भी पहला और पांचवा उठा के लेंगे ऐसा नहीं चलेगा। जस्ट लाइक आजू बाजू, नियर अबाउट, सॉरी नियर अबाउट नहीं कहना चाहिए मुझे, कंसेक्यूटिव टर्म्स। सो इसका रेशो ले लिया, तो आंसर क्या है 1/4। Yes, sir. ये रेशो ठीक ठाक सॉल्व कर ले, आंसर 1/4 आ जाएगा। किसी का भी दूसरे का ले ले, 16 और ये 4 का ले लें, 1/4 आ जाएगा। ये 1/4 और ये 1/1 कर दें, आंसर फिर 1/4 आएगा। मतलब इस पूरी सीरीज में, इस पूरे प्रोग्रेसिव अरेंजमेंट में रेशो कॉमन है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। कॉमन रेशो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा मैथ्स है, करना पड़ेगा इतना। अब मुझे बताइए कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक पूरी सीक्वेंस मेरे पास आ जाती है, एक पूरी सीरीज मेरे पास आ जाती है, तो मैं उसके इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन कैसे करूंगा? A upon A minus R. वेरी गुड, A upon 1 minus R, not A minus R, 1 minus R। करंट सिचुएशन में A कितना है 1, A मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, तो इट इज 1 by 1 मींस 1 डिवाइडेड बाय R कितना है 1/4। इसको सॉल्व करते हैं, 3/4, इसको सॉल्व करते हैं 4/3, तो आपको आंसर मिला 4/3। मतलब ये कि आप ये पूरा ब्रैकेट हटा के इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन का आंसर 4/3 लिख सकते हो। यहां मैथ्स को हमको थैंक यू बोलना चाहिए। मैथ्स ना होता, ये पूरी सीक्वेंस सीरीज की कंडीशन हमारे पास ना होती, तो हम ये सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, भले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, आप बोल सकते हैं सर हम नीट की तरफ जाने वाले हैं, हमको इतने मैथ्स की जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। तो ये पूरी ब्रैकेट हटा के हम यहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे 4/3. 4/3। तो फाइनली हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की इक्वेशन मिल रही है 3g, पूरा ब्रैकेट हट जाएगा, उसकी बजाय आ जाएगा 4/3, और आप इसको फाइनली सॉल्व कर लें, आंसर मिलेगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इक्वल टू 4g। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इन्हें केयरफुली आपने याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि हमने इसे कैसे सॉल्व किए। ओके है, Yes, sir. ठीक। एक और ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मॉड्यूल से ही मैं कोई क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो मॉड्यूल से ही करते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर वन। सी दिस, बहुत बहुत स्लो इत्मीनान से चल रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आए, इस हिसाब से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। फिगर शोज 2 कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्म शेल्स। नाउ शेल का मतलब याद रखिए हॉलो स्फीयर्स होता है शेल का मतलब। तो ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक एक के अंदर एक रखे गए हैं। इनफैक्ट वी आर मेकिंग देयर सेंटर्स कोइंसाइड। वन ऑफ देम इनर हैज गॉट रेडियस r1 एंड द आउटर हैज गॉट रेडियस r2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी, दोनों निकालने के लिए कह रहा हूं, एट पॉइंट A, which is quite outside, B
which is inside the outer one, and C, which is inside the inner one. At a distance small a, ठीक है, at a distance small a, B and C, ठीक है, this has got no meaning, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब डिस्टेंसेस कैसे हैं, A B C ऐसे हैं, at a distance A and then B and then C, मतलब बाहर का पॉइंट कितनी दूर है सेंटर से, स्मॉल ए, ये बी पॉइंट कितनी दूर है, स्मॉल बी, और सी पॉइंट कितनी दूर है, स्मॉल सी, ऐसे। तो एक काम करते हैं, पहले पोटेंशियल पे बात करते हैं, पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए निकालते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो जो पॉइंट कंसिडरेशन में है वो दोनों स्फीयर से बाहर है, और अगर कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन स्फीयर के बाहर होता है, शेल के बाहर होता है, तो बिल्कुल जो फॉर्मूला है, जैसा फॉर्मूला है वैसा फॉर्मूला हम लगाते हैं, -gm बाई डिस्टेंस, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी उसकी हम लोग, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा आंसर, -g, दोनों स्फीयर्स, एक का मास कैपिटल एम है, ठीक है, और एक का मास स्मॉल एम है। तो बाहर वाला पहले ले लेते हैं, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a माइनस g, अंदर वाला स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अभी भी a। ओके, आ गया समझ में? यस, बाहर वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन गिनो ना कितना होगा, देखो ऐसे रखो, समझ नहीं पाए आप, बाहर वाला स्फीयर डिस्टेंस a, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, gm बाई a, अंदर वाला है तो ये अंदर वाला छोटा स्फीयर, डिस्टेंस अभी भी a, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, g स्मॉल m बाई a, क्योंकि दोनों को एक साथ रखा गया है और एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर इन दोनों का इफेक्टिव पोटेंशियल हमसे पूछा गया है, तो दोनों को जोड़ लेना, खत्म कर देना बात। आ रहा है समझ में क्या Yes, sir. नहीं आया आपकी समझ में? यस, आया सर। ओके, यस सर। Sir. बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या किया, पॉइंट ए वैसे भी दोनों से बाहर ही है, तो आउटर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन ये हो गया, करेक्ट है। ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बेटा, ये पूरा डिस्टेंस ए है, ठीक है, वैसे भी डिस्टेंस सेंटर से ही गिनते हैं ना हम लोग। यस सर। आउटर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन ये है, इनर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन ये है, तो दोनों का मिला के इतना आंसर आ गया। आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, लाइक माइनस कॉमन ले लिया आपने, g बाई ए फैक्टर भी आपने कॉमन ले लिया, और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m प्लस m, चाहो तो, अदरवाइज यहां से ये आंसर काफी है। अब बेटा बात करते हैं पॉइंट बी पर क्या होगा। पॉइंट बी बड़ा मजेदार है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालते हैं। पॉइंट बी कहां है, जरा लोकेशन बताइए, जरा लोकेशन समझिए उसका। तो ये जो गैप है ना ये वाला, ये बी है, याद रखिए, लेकिन पॉइंट बी है कहां, गौर से सुनिए, बाहर वाले के अंदर है वो, और अंदर वाले के बाहर है ना। Yes, sir. यस सर। तो बाहर वाले स्फीयर के हिसाब से सोचो तो पॉइंट अंदर चला गया, यस। Yes. और किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, 0। उतना ही जितना उसके सरफेस पर होता है पोटेंशियल, इंटेंसिटी 0 होती है। कल लिखा के दिया था मैंने तुमको ऐसा सेंटेंस, हाँ सर। द पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना होता है, उतना ही जितना उसके सरफेस पर होता है। तो पॉइंट बी भले बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, तो बड़े स्फीयर का कंट्रीब्यूशन होगा -gm डिवाइडेड बाय बड़े स्फीयर का रेडियस r2, क्योंकि उसके सरफेस पर इतना आएगा, तो बड़े स्फीयर के सरफेस पर इतना आएगा। ये पॉइंट हमारा बड़े स्फीयर के अंदर है, अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर है। यस सर। मेरी बात। अब बात करते हैं छोटे स्फीयर की, इनर स्फीयर की। इनर स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट बी तो अभी बाहर है ना, हाँ सर।
तो बताइए आंसर क्या आएगा? माइनस GM by B. स्मॉल m डिवाइडेड बाय b। शाबाश, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस तो b है। ओके, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पॉइंट सी। पॉइंट सी पर पोटेंशियल कैसे लिखें? दिमाग चलाओ, ध्यान से देखो। पॉइंट सी एकदम ही अंदर है, हाँ, मतलब दोनों के बाहर अंदर वाले के है. भी अंदर है और अंदर वाले के भी अंदर है। तो यहां कंट्रीब्यूशन सीधे सीधे सरफेस के हिसाब से बनेगा। यस सर. आंसर आएगा माइनस GM. GM by R2 माइनस G small m by R1, that's it. The contribution will be उतना ही जितना सरफेस पर है, क्योंकि पॉइंट सी इज वेल इनसाइड द इनर स्फीयर, द इनर शेल। तो अंदर वाले स्फीयर के भी अंदर है, तो इसके सरफेस पर जितना होगा उतना इधर आएगा, और इसके सरफेस पर जितना हो सकता है उतना भी इधर आएगा। तो फाइनली ये आंसर आया। कुछ समझे? यस सर. Okay. Yes, sir. अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। ये पोर्शन मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज इसी तरीके से लिखा हुआ अच्छा है। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी एट ए की इंटेंसिटी निकालने में कोई खास बात नहीं है, ए बिल्कुल बाहर की तरफ है, ठीक है, बड़े वाले से भी बाहर है। और ये तो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं कि ये गैप अगर मैं निकालता हूं तो ये ए है ना? तो बताएं अब आंसर। जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। खत्म। इंटेंसिटी है ना, पॉइंट मास का फॉर्मूला। दोनों के हिसाब से अगर मैं सोचता हूं तो इंटेंसिटी ऐसे सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगी दोनों की, तो सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगी तो ऐड हो जाएगी। करेक्ट है? डिस्टेंस यस ए। सर. अब पॉइंट बी पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनना समझना बेटा। पॉइंट बी पर अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालता हूं तो बताइए कि बड़े स्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0. 0। शाबाश, इंटेंसिटी 0 होगी अगर पॉइंट अंदर चला जाता है, तो वो भी शेल में, स्फीयर Hollow. सॉलिड स्फीयर में नहीं, हॉलो शेल में, खाली हॉलो स्फीयर में। तो बड़े स्फीयर का कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया, लेकिन छोटे का तो है। तो आंसर बोले GM by B square. बी स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक, ये बी बताया हमको। अब लास्टली सोच समझ के बताना, सी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? 0 plus 0, 0. क्योंकि सी पॉइंट जो है ये छोटे वाले स्फीयर के भी अंदर है और बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर है, यानी कि पूरा ही अंदर चला गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा और बड़े वाले का भी 0 हो जाएगा, तो नेट वैल्यू 0 आ जाएगी। आया समझ में आपके? Yes, sir. ओके, Yes एक sir. और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं आज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन नहीं लूंगा, प्रोबेबली मैं सोच रहा था लूं, बट मे बी अगली क्लास में मैं लेता हूं उसको। आज बस इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम द सीक्वेंस क्या होगा। A particle of mass 20 gram experiences a gravitational force of 4 Newton along the positive x direction. Find the gravitational field at that point. So this is a very simple question. Gravitational field का मतलब होता है कि हमें gravitational intensity निकालना है। Gravitational intensity किसी given situation में लिखी जाती है force experienced by mass divided by the mass of that particular object, that particular particle. कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा ये? 4 न्यूटन। कितना मास है इसका? 20 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम के हिसाब से सोचें तो, ठीक है। सो दैट विल टर्न आउट टू बी 4123 डिवाइडेड बाय 20। 20. ये जीरो कट गया, 200 200. न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहां पे बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। Yes, sir. Yes sir. आइए एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पूरा सॉलिड स्फीयर है, अच्छे से समझना, पूरा सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, ओके।
तो वी हैव गॉट फुल सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी हमसे कही जा रही है कि रो है। ओके, डेंसिटी आप समझते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। और आप ये भी कह सकते हो कि सॉलिड स्फीयर का जो टोटल रेडियस है डिस्क्रिप्शन इसके, टोटल रेडियस r और इसकी डेंसिटी रो और इसका मास m, ऐसा। ठीक। अब इस सॉलिड स्फीयर में से इसके सेंटर से थोड़ा सा दूर हम क्या करते हैं कि कैविटी काट लेते हैं, एक कैविटी काटते हैं। कैविटी काटने का मतलब समझते हो? थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा कट करके निकालना। कितनी दूर काटा? तो आंसर है कि स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर तक का जो सीधा डिस्टेंस था ऐसा, वो L है। ओके विद दिस? स्फीयर के सेंटर से, बात समझ रहे हैं ना आप लोग? Yes, Yes, sir. तो स्फीयर के, जस्ट अ सेकंड, मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज देखना। तो स्फीयर के सेंटर से लेके कैविटी के सेंटर तक का जो पूरा डिस्टेंस था, हमने कहा कि वो L है। अच्छा, और डिस्क्रिप्शंस हमें ये भी देने पड़ेंगे कि जो कैविटी हमने काटी है, ये जो कैविटी मैं काट रहा हूं, कैविटी के डिस्क्रिप्शन है कि इसका रेडियस r है। ठीक है, यहां हवेवर कैविटी का सेंटर जरूर आ जाता है, लेकिन कैविटी का रेडियस स्मॉल r है और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। ये डिस्क्रिप्शन से याद रखना। अब आप क्या करते हो कि इस कैविटी में कहीं भी एक पॉइंट P ले लेते हो। मान लो यहां पॉइंट P कैविटी के अंदर, तो आपको इस जगह पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है, कैविटी के अंदर, स्फीयर के अंदर नहीं। याद रखना बात। अब यहां पर देखो, ऐसे भी मत सोचना कि सर ये कैविटी मतलब शेल हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचना। ये एक बड़े स्फीयर के अंदर काटी हुई, कट करके निकाली हुई एक छोटी सी कैविटी है। ओके। और हम डिस्क्रिप्शन में ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि इसका स्फीयर जो है, सॉरी, इसका जो रेडियस है वो r है और इसका जो मास है वो स्मॉल m है। चलो, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर, यानी कि यहां कहीं अंदर की तरफ, यहां कहीं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी? हाउ टू डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ कैविटी? आपको याद है सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको करवाया था विद कंसिडरेशन के एक बड़े स्फीयर में से एक कैविटी कट करके निकाली जाती है, तो फिर फोर्स में क्या फर्क पड़ता है ना? कराया था इस तरीके के क्वेश्चन। Yes, sir. तो अब इसे सॉल्व कैसे करें? इसका एक सिंपल और आसान सा तरीका ये है कि इस पॉइंट पर अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरे स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वहां पे निकालूंगा और फिर मैं इसमें से माइनस करूंगा। किस चीज को माइनस करूंगा? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ Cavity. कैविटी। Cavity. तो फिर मुझे एक्चुअल इंटेंसिटी वहां पे कितनी हो मिल जाएगी। तरीका समझ में आया आपको? यस? Yes, sir. सोचिए, समझिए। अब एक और डिस्क्रिप्शन हमको यहां पे लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। स्फीयर के अंदर है पॉइंट, ये स्फीयर के अंदर है। तो लेट्स से कि सेंटर से ये पॉइंट x इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अब ऐसे लिखी जाएगी, g m x दूरी डिवाइडेड बाय उसका रेडियस r3। ये फॉर्मूला आप जाके देखिए। स्फीयर के अंदर अगर कोई पॉइंट चला जाता है सॉलिड स्फीयर के, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, जाके चेक करिए पॉइंट।
GMR डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब, ये फॉर्मूला बनेगा। चेक करिए इस पॉइंट को, याद आया ये फॉर्मूला? कुछ ऐसे लिखा था, देखो हमने, GMR डिवाइडेड बाई रेडियस का क्यूब, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फॉर अ स्फीयर इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर। चेक करिए, Yes, sir. Right. कब करिए, फॉर्मूला जब तक आप करेक्टली रिकॉल नहीं करेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जरा एक्स में ठीक ठाक तरीके से लिख लो बेटा, मान लेते हैं ये एक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है तुमको अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कैविटी के लिए डिस्क्रिप्शन लिखो, कैविटी के हिसाब से बताओ क्या लिखो, बताओ कैविटी के हिसाब से क्या लिखो, सोच समझ के बताना। जी, G small m. M by H. वेरी गुड। अब यहां पे भी हमको एक डिस्टेंस चॉइस करना पड़ेगा बेटा, यहां ये डिस्टेंस हमने चॉइस किया ऐसे और हमने इस डिस्टेंस को ऐसे ही बोल दिया y। समझ लो बात, क्या बोला हमने उसको, y। Y. ठीक है, तो यहां क्या लिखना चाहिए, y Y. y, बोलो क्या, Y cube. r क्यूब, स्मॉल r क्यूब। कैविटी का रेडियस कितना है, r, मतलब कैविटी के अंदर R. जो भी पॉसिबल मास हो सकता था उसके हिसाब से ये है। तो पूरे स्फीयर में से कैविटी के मास का कंट्रीब्यूशन अगर मैं छीन लूं, निकाल दूं, कट कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे इस अरेंजमेंट का, जिसमें स्फीयर की कैविटी बनाई गई है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मिल जाएगी। करेक्ट है? फॉर्मूला रिकॉल हुए ये दोनों, Yes, sir. इनसाइड द स्फीयर के फॉर्मूले हैं। अब तुम बोलेंगे सर ये तो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर में ऐसा है क्या? नहीं। एक बच्चा बोलेगा सर ये कैविटी है ना, ये हॉलो है ना, हॉलो में तो इंटेंसिटी 0 होती है ना। ऐसा नहीं सोचना, ऐसे सोचना कि अगर यहाँ कैविटी की जगह मास होता तो उसका कंट्रीब्यूशन इतना होता। सही है? कैविटी की जगह अगर मास होता तो उसका इतना कंट्रीब्यूशन होता, और टोटल में से कैविटी के पॉसिबल मास का कंट्रीब्यूशन मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। टोटल स्फीयर में से कैविटी की जगह जो मास होता उसका कंट्रीब्यूशन मैं निकाल रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं मास होता तो की बात कर रहा हूं। आपके मन में ये डाउट आ सकता है सर ये तो हॉलो स्फीयर की तरह हो गया, तो यहां तो 0 होना चाहिए, आपने ये फॉर्मूला क्यों लिखा? ऐसे नहीं सोचना है हमें। कैसे सोचना है, स्फीयर ये टोटल वैल्यू, कैविटी की जगह अगर मास होता तो क्या वैल्यू बनती, ऐसे सोचना है। तो स्फीयर की टोटल वैल्यू में से कैविटी की जगह अगर मास होता तो जो वैल्यू बनती उसे सब्सट्रैक्ट करना है। Yes, sir. ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। ये जो मास फैक्टर है ना यहां, ये m, इसे मैं ऐसे लिखता हूं, डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब। चलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। Yes, sir. और इसी वे में ये जो स्मॉल मास है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। चलेगा? Yes, sir. तो इसको रिप्लेस करो यहां पे, बड़े ध्यान से करना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमको मिलने जा रहा है। जी, डेंसिटी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब x डिवाइडेड बाय नीचे कैपिटल R क्यूब माइनस जी रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब y डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। हम ये नोटिस करेंगे कि यहां से कैपिटल R क्यूब और यहां से कैपिटल R क्यूब और यहां से स्मॉल r क्यूब और यहां से स्मॉल r क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा। 4/3 पाई रो जी पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, और मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से लिखने का मौका मिलेगा, 4/3 पाई रो जी। एम आई करेक्ट? एंड देन आई हैव x minus X minus 1. Next one. ऑफ कोर्स मैं इसे एक वेक्टर नोटेशन भी दे सकता हूं और बाकायदा इसके लिए वेक्टर की सिंबॉलिक कंडीशन भी लगा सकता हूं। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात समझिए, थोड़ी देर के लिए इसे भी वेक्टर ट्रीट करिए और इसे भी वेक्टर ट्रीट करिए थोड़ी देर के लिए, और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए जिसकी एक
साइड है L, दूसरी साइड है Y और तीसरी साइड है X। और याद करिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते वक्त ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हमने अप्लाई किया था वेक्टर एडिशन पढ़ते वक्त, तो यहां पर भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करिए और बताइए मुझे कि हम क्या लिख पाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हम क्या लिख पाएंगे, सोचिए। L प्लस Y इज इक्वल टू X। सोचिए बेटा। Yes, sir. करेक्ट जा रहा हूं मैं? क्योंकि कौन सी दो साइड्स ऐड होती हैं जो फॉलो करती हैं। तो L को देखिए और Y को देखिए, एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, जबकि X को देखिए आउट ऑफ ऑर्डर है। तो L प्लस Y शुड बी इक्वल टू X। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. विच मीन्स L इज इक्वल टू, बोलिए क्या? X minus Y. X माइनस Y। तो पता चला कि इस X माइनस Y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L. L। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इस फॉर्मूले को फिर फाइनलाइज करिए, रिप्लेस करिए इसे, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बताइए। Ig इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 4/3 पाई रो जी एल। दैट्स L. इट, दैट्स इट। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूं। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो बेटा। ओके, केयरफुली देखो इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। सिर्फ एक ही फैक्टर पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डेफिनेशन तय हो रही है, उसकी वैल्यू तय हो रही है, और वो क्या है? L। मतलब क्या कि स्फीयर के सेंटर से कैविटी का सेंटर कितनी दूर है? L. L. मतलब इसी बात पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है, दूसरे किसी और बात पर नहीं। Ah. 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, सिर्फ एक फैक्टर कि हमने स्फीयर की सेंटर से कैविटी के सेंटर को कितनी दूर रखा। दिस सिंगल फैक्टर विल डिसाइड कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी। ये एक कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन, इस पूरी कैविटी में इंटेंसिटी सभी जगहों पर सेम होगी। मैं इसे एक और डायग्राम बना के समझाता हूं, ठीक है? 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा सिर्फ। ये इस तरीके से अपना बड़ा सा स्फीयर था, ठीक है? ये पूरा सॉलिड भरा हुआ स्फीयर है मान लो, ठीक है? और मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन भी करूंगा, तो पूरा पूरा डिटेल में आंसर करना मुझे। अब मैंने कहा कि भाई मैंने इधर कैविटी काटी है, ठीक है? एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू कट द कैविटी। इस जगह पर मैंने कैविटी काटी है, और कैविटी का सेंटर इधर है। ये पूरा सॉलिड कर लेते हैं, ठीक? तो कैविटी मैंने इधर काटी, कैविटी का सेंटर इधर है और स्फीयर का सेंटर इधर है। इन दोनों में गैप L है। अब बेटा अगर मैं पॉइंट इधर कंसीडर करूं, इधर कंसीडर करूं, इधर कंसीडर करूं, इधर कंसीडर करूं, इधर करूं, इधर करूं, इधर करूं, या कैविटी में कहीं भी करूं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या आएगी? L. L. अरे L कैसे आएगी? 4/3 पाई रो जी इंटू L। L खाली कैसे आएगी? पूरा फॉर्मूला आएगा ना। क्या करते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट पर इतना ही, इस पॉइंट पर इतना ही, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पूरी कैविटी में कहीं भी जाओ, क्या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इतनी ही होगी? Yes. Yes, sir. मतलब यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, या नॉन यूनिफॉर्म है? Uniform. Uniform. यूनिफॉर्म। पूरी कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, सेम वैल्यू की होगी, कहीं भी जाओ। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। पहली बात, कैविटी के अंदर इंटेंसिटी आएगी, जीरो नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, कैविटी में जो भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डेवलप होगी वो डिपेंड सिर्फ एक ही बात पे करेगी कि सेंटर ऑफ स्फीयर से सेंटर ऑफ कैविटी कितनी दूर है। दोनों बातें क्लियर हुई? जेई में क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट में भी आ सकता है। Yes, sir. पहली बात, क्या कैविटी में इंटेंसिटी जीरो है? नहीं. नहीं है ना, ये वैल्यू है। दूसरी बात, कैविटी में बनने वाली इंटेंसिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है?
L. एल एल मतलब क्या? एक्चुअली में एल मतलब क्या? एल मतलब Radius. कैविटी का सेंटर, कैविटी का सेंटर, Distance between both centers. कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर आपस में कितनी दूर है, सिर्फ इसी फैक्टर पर। तीसरी और सबसे अहम बात, पूरी कैविटी में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, किधर भी निकालो सेम फॉर्मूला। अब देख लो आप, मैंने यहां निकाल के बताया आपको, यहां कोने में निकाला था मैंने, इधर आंसर यही आया। कोई ऐसी बात इंक्लूड ही नहीं हुई इस फॉर्मूले में जिससे ये पता चले कि ये पॉइंट हटा हुआ है, एक्स और वाई कुछ ऐसा आया ही नहीं। तो पूरी कैविटी में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी, डिपेंड करेगी सेंटर टू सेंटर डिफरेंस पर, और यूनिफॉर्म होगी, बात याद रखना, यूनिफॉर्म होगी। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं और मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। मान लेते हैं कि इस तरीके के स्फीयर में, ठीक है, इन सच काइंड ऑफ स्फीयर, व्हाट आई डिड, आई कट अ कैविटी, मैंने कैविटी काट दी, लेकिन मैंने कैविटी कहां काटी? मैंने कैविटी सेंटर में ही काटी, ठीक है, तो मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी काट लूं कैविटी, तो मैंने कैविटी एग्जैक्टली सेंटर में ही काटी, सच दैट कि कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड होता है। अब बताइए इस तरीके से कट की गई कैविटी में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी? 0. शाबाश, 0 होगी। कैन यू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर इट, क्यों 0 होगी? Distance in हाँ, ये बात समझने लायक है, यहाँ ये समझने लायक बात है। दोनों का सेंटर कोइंसाइड हो रहा है, एल नाम की कोई चीज आई नहीं। Yes. इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? 0. 0. समझ पाए बात को अच्छे से? Yes sir. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप केयरफुली अपनी स्टडीज में इंक्लूड कर लें अच्छे तरीके से, दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट्स इसके, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए उन्हें अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। कल हम इसके आगे के लेवल के क्वेश्चन करेंगे और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कल भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके विद दिस? Yes, Yes sir. sir.